नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कोविड-19 के लिए अब तक कोई सटीक इलाज नहीं खोजा गया है, लेकिन वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश लगातार जारी है। कई जगहों पर प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि कोरोना के इलाज के लिए कोई कारगर थेरेपी नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी भी नहीं। उत्सुकतावश आप सोच रहे होंगे आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, तो आज हम आपको इस स्पेशल बुलेटिन में बताएंगे कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या, यह काम कैसे करती है और क्या यह कोविड-19 के इलाज में फायदेमंद साबित हो सकती है। वो भी तब जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ साफ इस बारे में कह दिया है कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों के इलाज के बाद अब उन लोगों की तलाश है जो कोरोना वायरस को हराकर ठीक हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के शरीर में ही वो एंटीबॉडीज मौजूद है और इसी एंटीबॉडीज से बीमार व्यक्ति के शरीर से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। एक तरफ जहां मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना का टीका बनाने के लिए भी वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। इस रास्ते पर भी भारत के वैज्ञानिक आगे हैं। कोरोना के बढ़ते कदम पर लगेगी रोक। कोरोना अब नहीं फैला सकेगा पैर। अब और नहीं होगी कोरोना से मौत, क्योंकि मिल गया है कोरोना का इलाज। इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी। भारत के वैज्ञानिकों से हरा कोरोना। मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। ये है भारत के वैज्ञानिकों की वो कामयाबी जिसका ऐलान होते ही पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिक गई है, क्योंकि कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए दुनिया अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में जब भारत की सरजमी से कोरोना को हराने की खबर आई, तो पूरी दुनिया को उम्मीद की एक नई रोशनी नजर आई। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में दिल्ली के डॉक्टरों के हाथ एक ऐसा फॉर्मूला लगा है जिसे इस लड़ाई का अब तक का सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। इस हथियार से दिल्ली के डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ करने में भी कामयाबी हासिल की है। कोरोना के मरीज के इलाज के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने जो तकनीक इजाद की है, उससे वायरस पर लगाम लगने की काफी उम्मीद है। ये तकनीक दिल्ली के वैज्ञानिकों ने खोजी है और कोरोना के 4 मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया है। चारों मरीज कोरोना के इलाज की इस नई तकनीक से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के इलाज की इस नई तकनीक को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों के इलाज में जो कामयाबी हासिल हुई है, उससे वैज्ञानिक और डॉक्टर काफी उत्साहित हैं। हम आपको बताते हैं कि प्लाज्मा तकनीक क्या होती है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज का प्लाज्मा लिया जाता है। प्लाज्मा को खून से निकाला जाता है। ठीक हुए मरीज के प्लाज्मा में कोरोना के एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ये एंटीबॉडीज एक बार बनने के बाद किसी इंसान के शरीर में जीवन भर रहते हैं। यही एंटीबॉडीज कोरोना के वायरस को खत्म कर देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकाला जाता है। ये प्लाज्मा कोरोना से बीमार व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज कोरोना के मरीज को ठीक कर देती है। 1918 में फैली फ्लू की महामारी, इबोला और सार्स के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हो चुका है। ये अब नॉर्मल आपका जब पेशेंट जो ठीक हो गया है वो है ये, पर वो एंटीबॉडीज देखिए फिर भी हैं उसके अंदर अभी, क्योंकि अगर वायरस फिर से आता है तो वो अटैक कर सकता है वापस से। तो इस पर्टिकुलर पेशेंट को जो ठीक हो गया है
कोरोना से हम यूज करेंगे उसके प्लाज्मा को और हम इसमें शिफ्ट करेंगे। दरअसल डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना किसी शख्स में 3 चरणों में हमला करता है। कोरोना का पहला चरण करीब 7 दिनों का होता है। इस दौरान मरीज को कोई लक्षण नहीं दिखता, जबकि दूसरा चरण 7 से 14 दिन के बीच होता है। इस दौरान मरीज में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं, जबकि बीमारी के तीसरे चरण में शरीर के अंग काम करना बंद करने लगते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी उस वक्त सबसे ज्यादा कारगर है जब मरीज बीमारी के दूसरे चरण में होता है। दिल्ली में जिन मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया है, उनमें सभी मरीज दूसरे चरण में ही थे और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होने के बाद कोई भी मरीज बीमारी के तीसरे चरण में नहीं गया, बल्कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया। प्लाज्मा थेरेपी कारगर होने के बाद अब सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि कोरोना से ठीक हुआ मरीज आगे आए और वो लोगों की जान बचाने में मदद करे, क्योंकि उनके शरीर में कोरोना से लड़ने की ताकत आ चुकी है। प्लाज्मा थेरेपी बेहद आसान है, पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए इससे डरने या घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो आपने समझ लिया प्लाज्मा थेरेपी आखिर है क्या और कैसे वर्क कर रही है। प्लाज्मा थेरेपी पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना के इलाज के लिए कोई साबित थेरेपी नहीं हो पाई है, प्लाज्मा थेरेपी भी नहीं, इस पर प्रयोग लगातार जारी है। आईसीएमआर ने भी इसे मंजूरी नहीं दी है, ये सिर्फ रिसर्च स्तर पर है। 19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव्ड थेरेपी नहीं है, एंड plasma therapy is one of the therapy which is being experimented with. However, so far there is no evidence to support it as a treatment. यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस एफडीए ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। आईसीएमआर ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि आईसीएमआर अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो सुना आपने कि अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल न किया जाए तो फिर जान पर भी ये भारी पड़ सकती है। चर्चा करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर इजहार मुंशी जुड़ चुके हैं, जो एक डॉक्टर भी हैं और इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी का जो अभी रिसर्च चल रहा है उसमें भी अपना योगदान दिया है। जीएमसी से हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र दवे भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दवे सर, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, जब स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है कि ये जो थेरेपी है ये सिर्फ अभी रिसर्च स्तर पर है, अभी सिर्फ ये प्रयोगात्मक है, हम सिर्फ इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये कि ये कैसे विकल्प में आ गया एकाएक का अब प्लाज्मा थेरेपी, और क्या वाकई में इससे कोरोना की जंग हम जीत सकते हैं? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो ट्रीटमेंट है ये कोई बहुत नया ट्रीटमेंट नहीं है। हम पहले से कई सारी बीमारियों में प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन देकर और इलाज के अंदर उपयोग लेते आए हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा का जो उपयोग जो है इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी मरीज में कुछ समय बाद कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन से वो हमें लड़ने में मदद करती हैं, और वो जो एंटीबॉडी हैं काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है शरीर में, जिससे कि अगर दोबारा वो इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन से लड़ने में उस व्यक्ति की मदद वो करती हैं। इन एंटीबॉडीज़ को, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं, इनका उपयोग अगर किसी व्यक्ति जो पीड़ित है उसमें अगर किया जाए तो ये एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन सर्ज जब होता है या बॉडी के अंदर जब किसी वायरस का हमला हो या डिजीज़ प्रोसेस जब प्रोग्रेस हो रहा हो तो उसमें उस व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक क्षमता को थोड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो या आईजीजी जो होती है या आईजीएम जो होता है लेवल, वो चेक करके प्लाज्मा सुटेबल है या नहीं है, इसके बाद में उस व्यक्ति को अगर ट्रांसफ्यूज करें तो शायद उसको लाभ होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये पहले कई सारे इन्फेक्शंस और कई सारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस में प्लाज्मा थेरेपी का हम उपयोग करते आए हैं, पर हर बीमारी में यही रहता है कि
किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसका फायदा होगा या नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। जी बिल्कुल, सीधे और सरल शब्दों में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और आप लड़ते लड़ते अपने बॉडी में इस तरह की क्षमता को डेवलप कर पाए हैं जिसकी वजह से आप स्वस्थ हो चुके हैं, उसे उधार लेकर दूसरे मरीज में ट्रांसफर किया जाए ताकि वो भी स्वस्थ हो जाए। ये एक इस तरह से हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं। लेकिन मुंशी सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने शायद प्लाज्मा डोनेट किया है, अनुभव कैसा रहा और क्या इसके बाद किसी तरह की कोई कमजोरी, और वर्क कैसे करता है कि ये दूसरे मरीज की बॉडी में जाने के बाद? देखिए, नमस्कार, धन्यवाद आप न्यूज़ 18 का। एक्चुअल में क्या था कि मैं कोरोना से लड़कर जीत के आया। इसके बाद सबसे पहला मेरा मोटिव, जो 10 दिन मैंने देखा कि भाई मेरे सामने कई लोग प्राण त्याग रहे हैं, उस वक्त तक ना तो कोई प्लाज्मा थेरेपी या कोई और मेडिसिन का वो नहीं था। फिर बाद में मैंने अपने क्वारंटीन पीरियड में देखा कि प्लाज्मा थेरेपी से कुछ बेनिफिट्स आ रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, कि सीरियस पेशेंट को ही मिल रही है। उसकी वजह भी है कि भाई ये रेडीमेड आपको एंटीबॉडीज मिल रही है, तो वो रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है ज्यादा दिन तक सर्वाइव भी नहीं करती है। साथ में ये एंटीबॉडीज बदन भी फिर कम बनाता है। तो जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक संघर्ष के साथ आपने जब ये महसूस किया कि वाकई में लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो फिर क्यों ना उनकी मदद की जाए, और वही एक कारगर थोड़ा साबित होती हुई नजर आई है। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो कोरोना संक्रमण से लड़ाई में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक और हथियार मिलने का दावा किया जा रहा है, और यह है प्लाज्मा थेरेपी। इंदौर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 ऐसे डोनर भी सामने आए हैं जो कोरोना को मात दे चुके हैं, और वो वक्त भी उनका गुजर चुका है, जो किसी प्लाज्मा डोनर के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इस सफलता के पीछे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की एक सफल कोशिश भी सामने आई है। मध्य प्रदेश और खासतौर से इंदौर, भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच ये सुकून देने वाली खबर है कि अब एमपी में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। जो प्लाज्मा थेरेपी है उसकी अनुमति मध्य प्रदेश से हमारे जेडी ने भी मांगी है और अरविंदो अस्पताल ने भी मांगी है प्लाज्मा थेरेपी की। अनुमति मिलने के साथ ही इंदौर के श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई। नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टर हर्षवर्धन को ट्वीट कर इसके लिए आभार जताया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद भी जताई है कि कोरोना पर जीत हासिल करने में ये थेरेपी कारगर साबित होगी। प्लाज्मा थेरेपी हमने आज से 4 दिन पहले, जब 5 दिन पहले माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से निवेदन किया था, जब कॉन्फ्रेंस पे मेरी उनसे चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश प्लाज्मा थेरेपी को तैयार है, और उन्होंने कहा था कि आप तो ऑनलाइन आवेदन कराओ, हम अनुमति दे रहे हैं, और उन्होंने अनुमति दी। मैंने उनको धन्यवाद भी किया कल ट्वीट पे। इधर इंदौर की श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो चुकी है। उधर ऐसे डोनर भी सामने आ गए जिनका प्लाज्मा कोरोना संक्रमितों के इलाज में मदद करेगा। अब अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी को कोरोना मरीजों के इलाज में नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। डिस्चार्ज होने के बाद जो 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में मैंने न्यूज़ तथा इंटरनेशनल न्यूज़ में ये पाया कि प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी अब बहुत कारगर हो रही है और कई मरीजों को इसका फायदा मिल रहा है। इसी बीच में अरविंदो हॉस्पिटल ने भी प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की। प्लाज्मा थेरेपी जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक थेरेपी है। कोई भी व्यक्ति जिसमें किसी भी इन्फेक्शन के प्रति इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो वो ब्लड के एक कंपोनेंट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और उस प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ किसी भी संक्रमण से उस व्यक्ति की रक्षा में मदद करती हैं। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में ये एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सकती हैं, और डेवलप होने के बाद अगर एक सफिशिएंट लेवल का इम्यूनिटी डेवलप होती है उस व्यक्ति में, तो वो व्यक्ति का जो प्लाज्मा है वो दूसरे लोगों के इलाज के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।
दरअसल मध्य प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत के पीछे स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की वो कोशिश है जिसमें उनके प्लाज्मा थेरेपी का मुद्दा उठाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि ईमेल से जानकारी भेजकर अस्पताल ICMR की गाइडलाइन के आधार पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर सकते हैं। इसी के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की कोशिशें रंग लाईं। अब आशा यही है कि प्लाज्मा थेरेपी के सुखद नतीजे हमें भी हासिल हों जैसे देश के दूसरे राज्यों में मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सुना आपने, इसको लेकर चर्चा आगे और हम करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट लगातार मौजूद हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए चर्चा फिर से शुरू करते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार हमारे बने हुए हैं। डॉक्टर मुंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा एक और सवाल आपसे यही है कि जिन रोगियों में ये एंटीबॉडी पाया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं से ये इलाज संभव है या फिर जो सामान्य नागरिक हैं अगर वो भी अपने बॉडी में इस तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है तो उससे भी इलाज संभव हो सकता है? देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का जहाँ तक सवाल है, एक आम आदमी में एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी रहती है, पर कभी हम किसी विशेष बीमारी के बारे में अगर बात करें तो उस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड इम्यून सिस्टम जो हमारा वर्क करता है उससे संबंधित ही कोई अगर एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी मदद कर पाएंगी। ये प्लाज्मा थेरेपी जो है वो उसका सिद्धांत इसी पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक इम्यूनिटी टुवर्ड्स एनी एंटीजन या कोई मतलब वायरस है उसके प्रति अगर कोई इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसका उपयोग कर उस पर्टिकुलर जो वायरस है उसके अगेंस्ट उसका उपयोग किया जाए। तो ये सिद्धांत है, इसीलिए रोगियों का ही लेना ये रिकमेंडेड है और रोगियों का भी तब प्लाज्मा लिया जाए जब वो रोग मुक्त हो चुका हो पूरी तरह से, ताकि वायरस का ट्रांसमिशन ना हो जाए, उसकी संभावना नगण्य रहे। बिल्कुल। मुंशी सर, एक सवाल मेरा ये भी कि क्या जो अब सभी मरीज हैं उन पर ये कारगर साबित हो सकता है? और एक और सवाल ये भी है कि अगर सभी जो स्वस्थ मरीज हैं उनमें क्या एंटीबॉडीज जो है उसकी मात्रा पर्याप्त होती है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सवाल मेरे से क्या? जी मुंशी सर। हाँ, देखिए, हर मरीज, जितने भी मरीज ठीक हुए इनमें एंटीबॉडीज की क्वांटिटी डिफरेंट है। जिनमें अप टू द मार्क नहीं है तो वो पेशेंट के लिए काम की नहीं है, लेकिन अगर अच्छी डेवलप हो गई है तो उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी सर, आपका अनुभव कैसा रहा जब आपने प्लाज्मा डोनेट किया? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी देखने को मिला किसी तरह का? नहीं, एक्चुअल में क्या है, जो प्लाज्मा थे मैंने दिया, इट वाज ओनली 35 मिनट्स प्रोसीजर। हाँ, कुल मिला के वैसे आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। तो उससे पहले वो लोग सैंपल ले लेते हैं, सैंपल लेके ये भी मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास एंटीबॉडीज की तादाद और HIV और या दूसरी कोई हमारे को बीमारी तो नहीं है। हाँ, तो उसके बाद जो है वो हमसे प्लाज्मा लेते हैं। प्लाज्मा की जो मशीन है वो तो आपको मालूम है कि उसमें सेल्स वापस से जो है हमारे बदन में डाल दिए जाते हैं। इसका अनुभव ये है कि आप आधे घंटे 35 मिनट तो सिर्फ एक जगह लेते हैं। कुछ लोगों के साथ में ये होता है कि चूंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे उसके बाद जूस दिया गया और अभी भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद मैंने अरविंदो हॉस्पिटल से एक लिस्ट ली है मोटिवेट करने के लिए, लोगों को ये समझाने के लिए कि आप लोग चले मेरे साथ, क्योंकि ये कोरोना से आप तो जीत गए, यानी भगवान ने आपको तो छोड़ दिया है, लेकिन अब आपकी कोशिश है कि आप 2 आदमी का जीवन दें। बिल्कुल, लेकिन अभी हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। प्रायोगिक तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें से आप भी मध्य प्रदेश में एक चेहरा हैं जिन्होंने इस प्रयोग में अपनी भूमिका निभाई है। दवे सर, मेरा सवाल एक ये भी है कि अभी तक की स्थिति हम ये देख पा रहे हैं कि एक बार जो शख्स कोरोना की बीमारी से लड़कर स्वस्थ हो चुका है, दोबारा वो संक्रमित न हो इस तरह का कोई दावा नहीं है। लेकिन अगर हम उसका जो प्लाज्मा है वो दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल कर लें तो क्या दोबारा अगर वो संक्रमित हो तो वो अपने इस रोग से लड़ने के लिए सक्षम रह पाएगा?
नहीं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि भाई एक्चुअल में क्या है। देखिए ये एक मैंने ये बताया कि आप जी दवे सर बोलिए। दवे सर, हाँ, इसमें ब्लड का एक कंपोनेंट थोड़ा सा, एक यूनिट ब्लड निकाला है और एक यूनिट ब्लड निकालने से हम 2 मरीजों को उस प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो एक तो मरीज के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मरीज ने कुछ 1 यूनिट ब्लड भी दिया है तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसका बॉडी में जो ब्लड का है सर्कुलेशन में, उसमें उसका कंपोनेंट अपना इम्यूनिटी का बना रहता है। लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अभी तक ऐसा बहुत ज़्यादा हमारा अनुभव नहीं है कि कितने समय तक एंटीबॉडीज़ बने रहते हैं, कितना एंटीबॉडी का मात्रा बनता है, इन्फेक्शन की कौन सी स्टेज में कितना बनता है, इस सब के बारे में हमारा इतना नॉलेज अभी नहीं है और इस बारे में रिसर्च जारी है। इसीलिए इस प्लाज्मा थेरेपी को रिसर्च प्रोटोकॉल के तहत एक्सेप्ट किया जा रहा है अभी, और रिसर्च प्रोटोकॉल के तहत हर चीज़ को नोट करके अभी इस बारे में कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन इशू नहीं की गई है। जो लोग रिसर्च करेंगे उन लोगों से इस बारे में डाटा एकत्र करके और फिर बाद में फाइनली पता चलेगा कि हम कितना इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं और कितना इसमें फायदा हो रहा है मरीजों को। अच्छा सर, एक और दवे सर, एक और चीज़ में ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि अभी हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और पूरे देश में कोशिश ये की जा रही है कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयास हो रखे गए, लेकिन क्या आगे ये भी संभव हो सकता है या फिर इसमें कोई गुंजाइश है कि जो लोग कोरोना से लड़कर स्वस्थ हुए हैं उनके प्लाज्मा को लेकर पूर्ण रूप से स्वस्थ लोग जो हैं उनको भी अब डोनेट किया जाए, उनको दिया जाए ताकि वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी एक ब्लड कंपोनेंट है, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसको देने से कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जो इम्यूनोलॉजिकल समस्याएं हैं, एलर्जी की समस्याएं हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ वायरल हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, मलेरिया है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनका ट्रांसमिशन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो होती हैं, तो ये बहुत मतलब मामूली चीज़ नहीं है जिसका हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी। ये एक बहुत स्पेशलाइज साइंटिफिक वर्क है। इसका उपयोग सिर्फ रोगियों के लिए किया जाना है, ये इम्यून बूस्टर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। और जो इम्यून बूस्टर आप चर्चा में सुनते हैं लगातार, वो नॉन स्पेसिफिक इम्यून बूस्टर है, किसी पर्टिकुलर एंटीजन के विरुद्ध नहीं है। और ये प्लाज्मा थेरेपी में हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की, जो इम्यूनिटी किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट की बात करते हैं। तो ये दोनों में चीज़ों में बहुत फर्क है। एक इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब अलग होता है। जनरल इम्यूनिटी हमारी जो होती है वो होती है, और एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है जो सीरियसली इल पेशेंट होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए दी जाती है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी में हम काम करते हैं। जी बिल्कुल। मुंशी सर, एक संक्षेप में छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि ये जो थेरेपी है जिससे आपने कहीं ना कहीं 2 लोगों की मदद करने का प्रयास किया है, इससे जो अब स्थितियां निर्मित हो रखी है, वो एक सवाल ये कि कहीं इसमें किसी तरह की कोई कमजोरी, कहीं इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट, और फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या टाइमिंग इसमें कोई निर्धारित होता है कि जो मरीज स्वस्थ हो चुका है उसकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज कब तक मौजूद रहेंगे? हाँ, यही मैं बता रहा था। देखो, मुझे तो कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही, आई एम वेल एंड हेल्दी देने के बाद। इसके बाद मैंने अपना दूसरा प्रोसेस भी चालू कर दिया, लोगों को लाना, जो कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप लोगों ने बताया कि भाई अभी फुल फ्लैश वो नहीं किया है। इससे मेरे यहाँ तक कि मेरे द्वारा जो दिया गया है वो एक पेशेंट कपिल करके दिया गया, कपिल को दिया है, और डॉक्टर जोशी द्वारा ये बताया कि उसमें उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, वो काफी प्रोग्रेस कर रहा है। अब रहा सवाल कि ये इम्यूनिटी, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड IgM दे रहे हैं, हम IgM प्रिपेयर्ड दे रहे हैं, या तो ये प्रिपेयर्ड जो है ना, ये कितने दिन तक रहेगी इसका आज तक किसी को आइडिया नहीं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं अभी आकलन नहीं हो पाया है कि जिस स्वस्थ हो चुके मरीज के अंदर जो ये एंटीबॉडीज है वो कब तक रहेंगी, इसके बारे में अभी कोई रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। से मिल रखी है, आपको बता दें सूरजपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। मरीज की उम्र 55 साल बताई जा रही है। राजनांदगांव से ये शख्स आया हुआ था। सूरजपुर के जजावल राहत शिविर में इसे रखा गया था। राहत शिविर में 110 मजदूर भी रखे गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनांदगांव से ये शख्स आया था और इसे
क्वारंटीन करके रखा गया था, लेकिन इस की उम्र 55 साल का और ये कोरोना पॉजिटिव निकला है। सूरजपुर के जजावल राहत शिविर से इस मरीज का सैंपल लिया गया था और इस राहत शिविर में 110 मजदूर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या ताजा अपडेट? दीपेश, ये जो मजदूर थे इन्हें लगभग 10 दिन पहले ही राजनांदगांव से यहाँ लाके सूरजपुर के जजावल के राहत शिविर में रखा गया था। तो चूंकि राहत शिविर में लाने के बाद जो रैंडम टेस्ट इनका किया गया था कुछ मजदूरों का, उनमें से एक जो अभी पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद जैसे ही हमसे ये जानकारी आई पॉजिटिव होने के, तो जिला प्रशासन के कलेक्टर समेत जो आला अधिकारी हैं वो जजावल कैंप में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब प्रक्रियाएं और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी।